हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। सुपरनैचुरल ट्विस्ट से भरी हुई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही रिलीज सीरीज है जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है और इसकी कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत तिलविस यानी कि हमारी जीनी की आवाज से होती है, जो कि अपने बारे में बताता है कि भगवान ने बिना धुएं वाली आग से जीनियों को बनाया है, लेकिन उन्होंने अपनी पावर पर घमंड भी करना काफी ज्यादा शुरू कर दिया था और उनके घमंड को तोड़ने के लिए गॉड ने फिर फरिश्तों को भेजा, जहां फरिश्तों और जीनियों की लड़ाई 300 साल तक चली, जिसमें से कुछ जीनी तो जाकर चिराग में छुप गए थे और उन्होंने अपनी जान बचा ली। तो उसके बाद गॉड ने फ्राइडे के दिन मिट्टी से ही इंसानों को बनाया और बचे हुए जीनियों को उनके सामने सर झुकाने के लिए बोला, जहाँ पर सबने तो ऐसा कर लिया, लेकिन भाई फिर रिल्बिस ने इस बात से ही पूरी तरह से इनकार कर दिया और इसलिए उसे स्वर्ग से नर्क भेज दिया गया। जिसके बाद फिर रिल्बिस ने अपनी मांग रखी, साथ ही बोला कि वो गॉड को ये साबित करेगा कि इंसान कितने ज्यादा मामूली हैं और यहीं से फिर स्टार्ट होता है 3 विशेष का सिलसिला। जिसने भी उसके चिराग को ढूंढ कर वो विशेष मांगी तो वो सब के सब लालची और मतलबी थे। तो लेकिन फिर एक दिन एक छोटी बच्ची ने अपनी 3 विशेष सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए मांग कर ये साबित कर दिया कि इंसान बुरे नहीं होते, जिसके कारण ही इब्लिस को अब मिट्टी में दफन होना पड़ा और जिससे कि फिर उसने अपने मन में ठान लिया कि जिस दिन भी कोई इंसान उसे उसके चिराग से बाहर निकालेगा, उसके बाद 100% वो उस लड़की को ढूंढकर ये साबित कर देगा कि वो लड़की मतलबी थी, जिसके चक्कर में उसने इतनी बड़ी सजा भुगती। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में हमारी स्टोरी की फीमेल लीड योंग को दुबई के एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने लिए एक डिश ऑर्डर करती है। जैसे ही फिर उसके सामने एक लेडी आकर बैठती है, वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर आना बंद क्यों नहीं कर देती। दरअसल वो उसकी मॉम होती है और जहाँ पर फिर ये भी रिवील होता है कि उसकी मॉम ही उसकी नानी को योंग की परवरिश करने के लिए बहुत सारे पैसे भेजती थी, जिसे कि उसकी नानी जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर मिर्ची के पौधे लगा देती थी। जैसे ही मॉम उसके हाथ पर निशान देखती है तो वो योंग से इन सारे निशान का रीजन पूछती है, जो कि वो नहीं बताती नहीं है। तो मॉम के ये पूछते है कि आखिरकार तुम यहाँ कैसे पहुंची। तो वो सारी स्टोरी सुनाने लग जाती है कि एक आंटी जिन्हें कि उन्होंने अपना घर बेचा था, उसकी हेल्प से वो यहाँ पर आई है। साथ ही फिर वो उस निशान के बारे में कहती है कि बचपन में उसकी स्कूल टीचर ने उसकी नानी से कह दिया था कि वो योंग को कुछ भी सिखा नहीं सकती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है सिवाय गुस्से के। तो वो बस सबको मारना पीटना ही चाहती है। और बायोलॉजी की क्लास में फ्रॉग टेस्ट होता है ना दोस्तों, उसमें तो उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया करता था, यानी कि वो बार बार फ्रॉग को काटना चाहती थी। सब कुछ जानने के बाद नानी फिर घर आकर योंग को फ्रॉग काटने के लिए देती है। जैसे ही वो फिर उसे काटती है ना, नानी उसके हाथ में भी चाकू मार देती है कि दर्द के मारे योंग तो यहाँ पर अपनी नानी का ही गला दबाने लग जाती है, जहाँ पर फिर उसकी नानी भी उसका गला दबाते हुए समझाती है कि दूसरे लोगों में भी जान होती है और उन्हें भी दर्द होता है, जैसे कि अभी तुम्हें हो रहा है। हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा ही हमें प्यार से रहना चाहिए। और तो सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में वो उन्हें बोलकर चली जाती है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी नानी ने उसे सब कुछ सिखाया है और उसने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है और इसलिए वो अब उन्हें अकेला ही छोड़ दे, क्योंकि उसे अपनी मॉम पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। नेक्स्ट सीन में फिर फाइनली योंग दुबई के डेजर्ट में घूमने के लिए जाती है, जहाँ पर वो एक मिट्टी के बवंडर को देखती है। लोग उसे नाचता हुआ जीनी कह रहे होते हैं। योंग फिर जैसे ही आगे चलती है तो वो एक चीज से टकरा जाती है। यहाँ से काफी ज्यादा गुस्सा हरा होता है और उठाकर देखती है तो वो एक चिराग होता है। वो उसे हिलाती है जोरों से कि उसी टाइम पर इब्लिस फटाक से उसे बाहर निकलकर उसे फटाक से पहचान भी लेता है कि उसी की वजह से वो 963 सालों से इसी चिराग के अंदर कैद था। योंग तो यहाँ पर उसे इग्नोर करके अपने होटल रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर घुसते ही उसे हर जगह बाल ही बाल दिखाई दे रहे होते हैं और सामने ही यहाँ पर इब्लिस होता है, जो कि उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो जाता ही नहीं है और उसे परेशान करने लग जाता है। तो उसके बाद वो उसे अपनी कहानी सुना रहा होता है कि उसने चिराग में 963 साल आखिरकार कैसे काटे। पहले तो वो 600 सालों तक बिल्कुल शांत रहा और उसे अपने बालों से बने एक जानवर जिसका नाम दोस्तों सईद है, जो कि इंसान भी बन सकता है, उसने उसे योंग के पीछे पिछले सारे जन्म को ढूंढने के लिए भेजा था। और फिर उसने भगवान से बहुत ज्यादा मिन्नत की थी कि अगर उसका अगला मालिक नेक दिल होगा तो वो नर्क में बहुत ही खुशी से जाएगा, और वो अगर लालची और बुरा हुआ तो वो स्वर्ग और नर्क दोनों ही जगहों पर आ जा सकता है। यही उसकी शर्त थी। तो इसीलिए वो योंग को पूरी तरह से बुरा इंसान बनाएगा, जिससे कि उसे फ्रीडम मिल जाए।
स्वर्ग और नर्क दोनों ही जगहों पर जाने की। वो दोनों ही ये बातें लोगों के बीच कर रहे होते हैं, जहाँ पर योंग को अपने आप से बातें करते हुए देख लोग तो उसे पागल ही समझने लगते हैं, क्योंकि इब्लिस यहाँ पर योंग के अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। योंग फिर उसके चिराग को लेकर जाकर फेंक देती है, लेकिन वो तो बार बार वापस उसके पास ही पहुंच जाता है, जो कि उसे मार्केट में लेकर जाकर भी बेचती है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है। योंग के ये पूछते कि आखिर वो चाहता क्या है, तो वो अपनी सारी कहानी उसे सुनाते हुए उसे बताने लग जाता है जब तक वो उसकी 3 विश पूरी नहीं करेगा वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। कि योंग के ये पूछते हैं कि क्या वो उड़ सकता है, तो इब्लिस उसे अपने क्लोज लेकर आता है और उसे उड़ाकर एक ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है। जैसे ही योंग यहाँ पर आसपास देखती है और इब्लिस को वहां से वो धक्का मार देती है। गुस्से में आकर वो तो उसका सीधा गला ही पकड़ लेता है। योंग फिर जरूर से हंसने लग जाती है, बोलती है कि उसे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अगर वो चाहे तो उसे मार सकता है। जिसके बाद ही फिर इब्लिस उसे छोड़ देता है और वो गिरते हुए भी हंस रही होती है जोरों से। इब्लिस उसे फिर से पकड़ लेता है और बोलता है कि अगली बार अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे छोड़कर दुनिया के सारे इंसानों को मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में फिर योंग फ्लाइट पकड़कर घर वापस आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे एक लड़के के साथ में देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। योंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर लोग इसे कैसे देख पा रहे हैं। नानी भी फिर उसे इब्लिस के बारे में पूछती है, जहाँ योंग इब्लिस को मारने के लिए जैसे ही डंडा उठा रही होती है तो उसकी नानी आसपास देखकर उसे पूछती है कि आखिर वो किसको मारने की कोशिश कर रही है। ये देखकर तो उसको यकीन हो जाता है कि उसके पास पावर्स हैं, जिससे कि वो अपनी मर्जी से लोगों को दिख भी सकता है और गायब भी हो सकता है। योंग फिर डंडा फेंक कर अपनी घड़ी कानों पे लगाकर उसकी आवाज सुनती है ताकि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। जहाँ पर गाइस हमें ये पता लगता है कि बचपन में योंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था और उसकी नानी ने उसे घड़ी की आवाज सुनने के लिए कहा था, जिससे कि उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होता जाए। साथ ही उसकी नानी ने उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए भी कहा था और उन्होंने उसे हमेशा ही अच्छे से रहना भी सिखाया है। जिसके बाद ही फिर इब्लिस नानी को दिखाई देने लग जाता है और वो उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ वो कुछ भी नहीं बताता है और इसलिए वो वहां से धीरे धीरे करके निकल लेता है। फिर तो उसके बाद फिर इब्लिस शहीद से मिलकर योंग के साइकोपैथ होने का मतलब पूछता है, जहाँ वो उसे इंटरनेट पर उसकी फोटोज दिखाता है कि आखिरकार साइकोपैथ कैसे होते हैं। ये देखते ही इब्लिस तो काफी ज्यादा डर जाता है और योंग के साथ सुपरमार्केट जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में वो गांव के सरपंच और उनके साथियों से भी मिलता है। नेक्स्ट सीन में शहीद उसे बियर पिला देता है, उसे पीकर वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। बच्चे वहां पर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, उन्हें देखकर उनके साथ में ही वो भी खेलने लग जाता है और वहीं योंग भी यहाँ पर फिर अपनी दोस्त मिंजी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे इब्लिस के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है, लेकिन ये नहीं बताती है कि वो एक जिनी है। सब कुछ सुनते ही मिंजी तो उसे इब्लिस से दूर रहने के लिए बोलती है। तो उसके बाद योंग अपनी वर्कशॉप में होती है, जहाँ पर इब्लिस आग लगा देता है और ये देखने के लिए कि उसे सच में किसी की फिक्र है भी या नहीं। तो योंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डंडा लेकर वो फिर से उसे मारने लग जाती है, जहाँ पर कुछ लोग फायर फाइटर को लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक दोस्तों आग बुझ चुकी थी। फटाक से फिर से इब्लिस अपने चिराग में आकर सईद से बोल रहा होता है कि वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे कैसे भी करके उसे बुरा और गलत साबित करना ही होगा ताकि हम यहाँ से आजाद हो सके, और फिर मैं उसके बाद उसे जान से ही मार दूंगा। तो वही योंग और मिंजे की बातों से गाइस हम ये पता लगा सकते हैं कि योंग अपने रूटीन की बहुत ही ज्यादा पक्की है। हमेशा ही वो अपने शेड्यूल के हिसाब से ही काम करती है और हर वेडनेसडे वो सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। मिंजे जैसे ही पानी लेने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पे मशीन से इब्लिस बाहर आकर कहने लग जाता है कि उसने उसकी शॉप पूरी तरह से ठीक कर दी है। उसी टाइम पर योंग भी नोटिस करती है कि वो यहाँ किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट सीन में फिर योंग इब्लिस को एक हेयर क्लिप खरीद कर देती है और साथ ही बोलती है कि जब भी तुम इसे लगाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हो, वरना लोग मुझे पहले की तरह ही पागल समझेंगे। इब्लिस बोलता है कि अगर ये तुम्हारी पहली विश है तो मैं इसे जरूर पहनूंगा। तो योंग बोलने लग जाती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये मेरी पहली विश नहीं है। साथ ही बोलती है कि मेरी पहली विश ये है कि तुम यहाँ से निकलने वाले 5 लोगों में से ये साबित करके दिखाओ कि उनमें से 3 लोग लालची हैं और बुरे हैं,
क्योंकि नानी ने तो हमेशा यही कहा है कि इंसान नेक दिल होते हैं। इल्विश भी इसके लिए मान जाता है और पहली इंसान कांग खुद होती है जो कि सुपरमार्ट में काम करती है, और फिर योंग की क्लासमेट जो कि बैंक में काम करती थी, और फिर होता है एक कुत्ता जो कि हमेशा ही योंग को देखकर बहुत ज्यादा भौंकता था, और फिर एक कैफे का ओनर सांगते। पांचवा होता है यूट्यूबर योंग जो कि अपनी वाइफ दाजिन के साथ में वहां पर रहता है। नेक्स्ट डे फिर योंग की विश को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अगर वो साबित नहीं कर पाया तो आखिर क्या होगा, जिसके बाद ही वो फिर उसे दूर भागने की कोशिश में अपना कालीन और नानी से खाना लेकर फटाक से ही वहां से हवा में उड़कर चला जाता है, जहाँ पर फिर वो दो फाइटर जेट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये सब कुछ योंग भी न्यूज पर देख रही होती है दोस्तों, जिसके बाद फिर इब्लिश वापस भी आ जाता है। योंग उसे इसके लिए काफी ज्यादा डांट रही होती है कि ऐसे तो लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा। नेक्स्ट सीन में फिर जिनी योंग के पिछले जन्म में जाकर चेक करता है कि आखिरकार ये पहले कैसी हुआ करती थी, जहाँ पर फिर फाइनली से ये पता लग जाता है कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा दयालु थी और सबकी काफी ज्यादा हेल्प भी किया करती थी। जहाँ पर फिर इल्बिश योंग को बता देता है कि जिन लोगों को उसने चुना है, अगर उनके मन में विश मांगने की कोई भी विशिष्ट इच्छा नहीं हुई तो वो उन्हें दिखाई नहीं देगा। तो फिर उसके बाद ही इब्लिस उसे एक बिल्डिंग पर लेकर आता है और बताता है कि ये एक पेन है जो कि सिर्फ सच ही लिखता है, और वहां पर उसी टाइम पर उस बिल्डिंग का मालिक मौत का फरिश्ता इस्राइल आता है। ये देखते ही इब्लिस योंग को ये बोलकर बिल्डिंग से फेंक देता है कि मौका मिलते ही उसका एक पंख तोड़ लेना। योंग को बचाने के लिए फिर इस्राइल योंग के पीछे जाता है और सेफ्टी से नीचे उसे लेकर आता है। और दोस्तों ये सीन लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग था, जैसा कि आप देख ही सकते हो। योंग भी यहाँ उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका एक पंख लेकर वहां से भाग जाती है, और इब्लिस को वहां पर देखकर जाइल उसे कहता है कि आखिर तुम बाहर कैसे आ गए, जल्द ही मैं तुम्हारी गर्दन भी काट दूंगा। ये बोलकर वो बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है और नीचे फिर वो इब्लिस को देखता है जो कि उसे दिखाई नहीं देता है, और उसी टाइम पर इब्लिस पूरी बिल्डिंग को तोड़कर सीधा ऊपर पहुंच जाता है। ये देखकर तो जाइल का खून पूरी तरह से खौल जाता है, जोरों से चिल्लाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ योंग भी अपनी बुक में कुछ छोटी बातों को लिखकर उसके पंख को टेस्ट कर रही होती है, क्योंकि वो सभी बातों को सच कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कांग भी सुपरमार्केट में काम कर रही होती है कि उसकी मैनेजर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि वो स्टोर से सामान क्यों नहीं लेकर आई है, और वो स्टोर में आकर चिराग को देखकर उसे फटाक से घिसने लग जाती है, जिससे कि फिर इल्विश बाहर आता है। वो उससे पहली विश मांगती है कि वो वहाँ की मैनेजर बनना चाहती है। जैसे ही फिर इल्विश उसकी विश को पूरी करता है, उसको मैनेजर बनते हुए देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं दोस्तों, और ये सीन भी काफी इंटरेस्टिंग था। योंग भी यहाँ उसे देख ही रही होती है, तो फिर इल्बिस कहता है कि देखा ना, इंसान अपने लिए ही सब कुछ मांगते हैं। योंग फिर कहती है कि अभी बाकी के लोग भी बचे हुए हैं जो कि शायद ऐसे तो नहीं होंगे, और उसी टाइम पर वो बचपन का सीन याद कर रही होती है गाइस, जहाँ पर क्लास की लड़कियां मिंजे को बहुत ज्यादा बुली कर रही होती हैं, और वो उन्हें रोकती है, बाथरूम में जाकर केरोसिन डाल देती है और लाइटर जलाकर उन्हें धमकी देने लग जाती है कि आज के बाद अगर उनको परेशान करोगे तुम सबके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद वो मिंजे को जबरदस्ती अपना दोस्त बना लेती है, जो कि पहले शायद उसकी दोस्त नहीं थी। तो वो हर पल ही उसकी हेल्प करती है, क्योंकि मिंजे काफी ज्यादा मासूम लड़की थी। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में इल्बिस इल्बिस को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि तभी यहाँ पर रीरम जो कि इस्राइल की साथी थी, वो उसे योंग की पहली विश के बारे में बता रही होती है। और वही दूसरी तरफ इल्बिस भी शहीद को पता लगाने के लिए बोलता है कि योंग अपने रूटीन की आखिर कितनी पक्की है, जहाँ पर फिर ये पता लगता है कि महीने की 4 तारीख को स्कूबा डाइविंग, और 14 को हाइकिंग, 24 को वुडन वर्कशॉप, और हर वेडनेसडे घमसा तंग, और वो अपनी शॉप पे काम करने के अलावा एक वुडन शॉप पर भी काम करती है, जहाँ पर दोस्तों वो खुद अपनी और अपनी नानी के लिए कॉफिन्स बना रही है। तो वो खुद की मौत को ऐसे दिखाएगी कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो। इब्लिस फिर जैसे ही योंग से पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है, और साथ ही उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, तो वो बताती है कि उसे सबसे प्यारी नानी है, और डर है कि नानी की डेथ हो गई तो क्या होगा। खुद को आखिरकार वो उस टाइम पर कैसे संभाल पाएगी, और वो ये भी नहीं जानती कि उसके बाद वो क्या करेगी, शायद वो अपने आप को ही मार लेगी। ये सब कुछ सुनते ही इब्लिस सोच में पड़ जाता है कि अब उसे उसकी नानी की उम्र लंबी करनी होगी, और इसीलिए वो उनके बदले का सारा काम खुद ही करने लग जाता है। और दोस्तों लिटरली ये बहुत ही ज्यादा स्वीट था।
वेल तो फिर उसके बाद इब्लिस सैयद को कहने लग जाता है कि योंग एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और उसने बचपन से लेकर आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही उसने आज तक खुद के लिए कुछ मांगा है। योंग ये सब कुछ पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। वेल जिसके बाद फिर योंग जिनी को शॉपिंग पर फिर से डिनर पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसकी दूसरी विश के बारे में बात करता है कि उसे अपने लिए कुछ न कुछ तो ले ही लेना चाहिए। तो योंग उसे एक ऊंचे टावर को देखने के लिए बोलती है। ये देखकर जिनी उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी दूसरी विश है, लेकिन योंग उसे कुछ भी नहीं कहती और वो समझ जाता है। कहता है कि ठीक है, लेकिन पिछली बार की तरह मुझे धक्का मत मार देना। जिसके बाद ही इब्लिस योंग को वहां पर लेकर जाता है और फिर पूरे शहर की लाइट्स को ऑफ करके उसे तारे दिखाता है। ये देखकर योंग को मिंजे की बात याद आने लग जाती है, जिसने ये कहा था कि जब भी कोई लड़का चांद तारों की बात करे तो उसे किस कर लेना चाहिए। तो योंग उसके क्लोज आकर फटाक से ही उसे किस कर लेती है, लेकिन भाई यहाँ उसे कुछ भी फील नहीं होता और वो सोचने ही लग जाती है। जिनी तो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता था। वेल तो फिर आगे बढ़कर वो भी उसे फटाक से किस कर लेता है और इस बार योंग को लिटरली फील होता है। वेल तो फिर योंग उस बिल्डिंग का कैमरा हैक करके अपनी और इब्लिश की किस वाली वीडियो सेव कर लेती है। नेक्स्ट डे से ही फिर हमारा इब्लिश योंग को इग्नोर करने लग जाता है, क्योंकि वो उससे बार बार किस करना चाहती थी, क्योंकि ये फीलिंग उसे काफी ज्यादा अच्छी जो लगी थी। इब्लिश फिर योंग से छुप कर बैठा हुआ होता है, लेकिन तब भी योंग उसे जैसे तैसे करके ढूंढ के उसे किस करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे बोल देता है कि ये सब बिना रूल्स के वो नहीं कर सकता है। वेल तो उसके लिए बारिश और शराब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल्स का सुनकर योंग मान भी जाती है फटाक से। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक मिस्टीरियस फैमिली पर, जो कि वहाँ के पास के विला में शिफ्ट होते हैं और इब्लिस से किस के बारे में सुनकर सैयद तो उसके दांतों को लेकर ही मजाक बनाने लग जाता है, जो कि उसने 1000 सालों से साफ नहीं किए थे, यानी कि उसने ब्रश तक नहीं किया था। वेल तो फिर इब्लिश मिंजे के क्लिनिक जाकर उन्हें फटाफट से साफ करवा देता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मिंजे उसे रोक लेती है। और जब उसे ये मालूम चलता है ना कि भाई ये तो योंग को काफी अच्छे से जानता है, वो फटाफट से उसे उसके पास में लेकर आती है और उसे दूर रहने के लिए बोल देती है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में मार्केट में फिर एक आदमी इब्लिस का हेयर पिन चुरा लेता है कि उसी टाइम पर दूसरी गैंग के आदमी उससे लड़ने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। इब्लिस भी वहां पर बीच में आकर अपनी हेयर पिन भी ढूंढ लेता है और उन सभी के वेपन जादू से फ्लावर्स में चेंज कर देता है। वेल तो फिर रात के टाइम पर एल्जाइल योंग को आकर बता देता है कि वो एक फरिश्ता है, यानी कि वो एक एंजल है और जिस दिन इब्लिस एक ह्यूमन के आगे सर झुकाएगा उसी दिन वो उसका गला काट देगा। साथ ही वो यहाँ पर उसे ये भी बोल देता है कि तुम अपनी दोनों विश सिर्फ नेकी के लिए ही मांगना। ये सुनते ही योंग तो उसे वहां से भगा देती है और यहाँ पर इब्लिस सांग के साथ में गेम खेल रहा होता है कि उसी टाइम पर मिंजी उसे अपने साथ में डिनर पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे वार्निंग भी देती है कि जो भी उसकी दोस्त योंग को परेशान करेगा वो उसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भाई योंग एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और फिर दोनों यहाँ पे हंसने लग जाते हैं ये बात करते ही, और ये सब कुछ योंग बाहर खड़ी होकर देख रही होती है, जो कि इसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि भाई मिंजे के ड्रंक होने पर योंग ही फिर उसे यहाँ से घर लेकर जाती है। लेकिन कैफे की मैनेजर पैसे के लिए यहाँ पर इब्लिस को पकड़ लेती है, क्योंकि भाई इसके पास तो पैसे थे नहीं, और फिर फटाफट से उसे पुलिस के हवाले भी कर देती है। योंग उसे बाहर लेकर आती है और कहती है कि बेल के लिए उसने एल्जाइल को कॉल क्यों नहीं किया, वो तो उसका भाई है ना। वेल तो इब्लिस उसे उसके और एल्जाइल के बीच में हुई सारी लड़ाई के बारे में बता देता है कि हम दुश्मन हैं। मेरे असली भाई का तो मुझे खुद नहीं पता है कि वो आखिर है कहाँ पर। जरूर वो कोई सपनों की दुनिया में होगा, कोई बगीचे में, और तो कोई बारिश करवा रहा होगा। और बारिश का सुनते ही योंग उसे ढूंढने के लिए बोलती है, लेकिन भाई इब्लिस वहां से भाग निकलता है और एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ों से पत्तियां झड़ रही होती हैं। और यहाँ कांग भी यहाँ पर देखती है कि उसके वर्कर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अभी भी मैनेजर बनी है, और इसलिए वो इब्लिस को बुलाकर उसे अपनी दूसरी विश मांगती है। बोलती है कि ऐसा कुछ कर दो जैसे कि मैं इस मार्ट में 20 सालों से काम कर रही हूँ। इब्लिस भी फिर सेम ऐसा ही करता है और उसे 20 साल पहले ले आता है, जहाँ पर वो छोटी योंग को देखकर उसके पास जाकर उससे बात करता है, लेकिन वो उसे पत्थर मार देती है, क्योंकि भाई उसकी नानी ने स्ट्रेंजर से बात करने के लिए उसे मना जो किया था। प्रेजेंट टाइम में योंग का फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है, जहाँ
योंग को उससे बातें करते हुए देखकर इब्लिस को पत्थर मारते हुए फील हो जाता है, जिसके बाद योंग शॉप से जाकर बहुत सारी शराब खरीदती है और इब्लिस को ढूंढने लग जाती क्योंकि बारिश जो हो रही थी। लेकिन भाई इब्लिस बारिश बंद होने के बाद वो सामने आता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे वहां से चली जाती है, जहाँ पर फिर से इब्लिस सेम उसी पप्पी को देखता है। नेक्स्ट सीन में फिर सभी लोग हैंडसम आदमी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी वहाँ कुत्तों की जैसी हरकतें कर रहा होता है। वेल तो भाई दूसरी तरफ योंग को काम करते हुए देखकर नानी का फोन आ जाता है, जहाँ उसे ये पता लगता है कि कोई भी इंसान उसकी वो बुक पढ़ सकता है। और ये देखकर वो फटाक से इब्लिस से पूछती है कि हम आखिरकार इसे कहाँ छुपाए, तो वो उसे चिराग का आइडिया देता है और उससे पूछती है कि वहाँ पर कौन कौन जा सकता है। इब्लिस बोलता है कि वहाँ पर ह्यूमंस के अलावा हम जीनी, सईद और साथ ही साथ एल्जाइल और इरम भी जा सकते हैं। जैसे ही फिर योंग चिराग दिखाने की बात करती है ना, तो इब्लिस उसे वहां लेकर जाता है। सब कुछ देखते ही योंग बाकी का सामान भी वहां पर शिफ्ट कर देती है और वही नानी चिराग को देखकर जोरों से उसे हिलाकर वहीं पर फेंक कर चली जाती है, जिससे कि अंदर इब्लिस और योंग काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लिटरली दोस्तों इस सीन काफी ज्यादा रोमांटिक था। वेल तो उसी टाइम पर उन्हें बारिश की आवाज आने लग जाती है। वो लोग फिर बियर लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी वहाँ नानी को रोते हुए देखकर उन्हें पता लग जाता है कि गांव के बूढ़े अंकल की डेथ हो गई है और उनकी फ्यूनरल में नानी को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी है कि यार कल अगर उन्हें कुछ हो गया तो योंग उनका ध्यान आखिरकार कैसे रखेगी। सब कुछ सुनते ही योंग फिर यहाँ पर इब्लिस से अपनी दूसरी विश मांगती है कि उसकी नानी को वो जवान बना दे, क्योंकि भाई उन्हें अच्छी और लंबी लाइफ चाहिए। ये सुनते ही इब्लिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। योंग फिर नानी को पैकिंग करने के लिए कहती है कि वो लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं। नानी भी यहाँ पर अपनी सभी दोस्तों को ट्रिप के बारे में जाकर बता देती हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग यहाँ पर अपनी बेटी को देखने के लिए सियोल में आई हुई होती है, जहाँ पर फिर उसे ये पता लगता है कि उसने तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे भी अपनी मॉम के जैसे ही बिना डिग्री के जॉब मिल जाएगी। और ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर योंग अपनी दादी को देखती है जो कि अब जवान हो गई थी, लेकिन भाई उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। ये तो उनके लिए एक सपने जैसा था और वो खुद को शीशे में देखकर 10 बार बेहोश हो जाती है। लिटरली दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार था। साथ ही फिर वो योंग से पूछती है कि आखिरकार ऐसा कुछ हुआ कैसे। वो भी बोल देती है कि उसी बुक की वजह से। वेल तो नेक्स्ट डे फिर नानी योंग के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही योंग को मालूम चलता है वो उनके पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो खुशी से इधर उधर भाग दौड़ रही होती है, यानी कि अपनी जवानी को एंजॉय कर रही होती है। वेल तो उसके बाद नानी बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती है, जहाँ पर योंग ने उनके लिए कुछ रूल्स बना दिए होते हैं कि उन्हें किसी से भी ज्यादा बात नहीं करनी है और अगर कोई भी उनसे पूछे तो उन्हें बोल देना है कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं। वेल तो उसी टाइम पर बीच में यहाँ पर इब्लिस भी खाने के लिए खाना मांगने लग जाता है, लेकिन योंग उसे डांट कर से भगा देती है और वो एक बेंच पर आकर बैठ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग धीरे धीरे आने लग जाते हैं, जिसके बाद ही वो उसे काम करवाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। वेल तो इब्लिस भी उनके साथ में चला जाता है, ये सोचकर कि शायद उसे खाना मिल जाएगा और उसे खाने के साथ यहाँ पे काफी सारे पैसे भी मिल जाते हैं। ये देखकर बेचारा काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है, बेचारा हमारा जीनी। तो फिर नेक्स्ट सीन में सांगते यहाँ पर अपनी गाड़ी से एक हिरन को ठोक देता है। जैसे ही वो उसे हटाने के लिए अपनी गाड़ी से कुछ निकाल रहा होता है, उसे वहाँ पर चिराग मिल जाता है और भाई उसी टाइम पर इब्लिस आकर अपने बारे में बताता है, लेकिन भाई उसे तो उसके ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा होता है और इसलिए वो अपनी पहली विश कह देता है कि जैसे तैसे करके वो इस हिरन को ठीक कर दे। और इब्लिस यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही करता है। ये देखकर सांगते तो उस पर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसकी पहली विश खराब जो हो गई थी। वही दूसरी तरफ योंग ने भी नानी के लिए सब जगह कैमरास लगा दिए होते हैं ताकि वो उन पर नजर रख सके। और यहाँ नानी अपने गार्डन में सारे गड़े हुए पैसे निकालने लग जाती हैं और योंग आकर उन्हें बता रही होती है कि वो उसने पहले ही शेयर मार्केट में लगा दिए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई पैसे नहीं है। जिसके बाद फिर बुक योंग को दिखाया जाता है और उसका मैनेजर उससे योंग से बात करके रिटायरमेंट वाला प्लान लेने को समझने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो सबसे अमीर और उसकी क्लासमेट जो थी बोयंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह योंग इतनी ज्यादा अमीर है। वेल तो बर्तन धोते हुए उसे चिराग मिल जाता है।
जैसे ही फिर यहाँ पर रिप्लिश उससे उसकी विश के बारे में पूछता है और वो अपनी विश मांग लेती है कि योंग के सारे पैसे उसके पास ट्रांसफर कर दिए जाए, और फिर वो ऐसा ही करता है जिससे कि इब्लिस योंग को आकर उसकी विश बताता है कि उसने आखिर क्या मांगा। वेल तो उसके बाद उसे पास्ट के कुछ फ्लैशबैक भी दिखने लग जाते हैं और वो चुन्नी पहनकर वो वैसा ही बनने का ट्राई कर रही होती है, जहाँ पर तभी एल्साइल आकर उसे बोल देता है कि वो उसे दिखा सकता है कि वो अपने पिछले जन्म में आखिरकार कैसे मरी थी। योंग को तो लेकिन उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो पापड़ा उठाकर उसके मुंह पर ही मार देती है। नेक्स्ट डे फिर एक घर में पुलिस को किसी औरत की डेड बॉडी मिलती है। यहाँ पर गांव की सारी औरतें योंग के घर पर जाकर उसके ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती हैं कि उसने अपनी नानी को मारकर दफना दिया है, क्योंकि भाई ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही वो किसी को दिखाई दे रही है। सबको योंग के ऊपर ही शक हो रहा था कि उसी टाइम पर इब्लिस नानी बनकर सरपंच को कॉल करता है, जिससे कि फाइनली सबको ये तसल्ली हो जाती है कि वो ठीक है। उसके बाद ही फिर इब्लिस योंग के पास आकर कहता है कि ये विश तुमने प्लानिंग करके मांगी थी ना, फिर तो अब क्या हुआ, सारा का सारा भांडा तुम्हारे ऊपर ही फूट गया। योंग भी बोल देती है कि मुझे एक शैतान से अपने लिए कुछ मांगना ही नहीं चाहिए था, और ये बात भाई उसे काफी ज्यादा बुरी लग जाती है और हमारा जिनी थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है और अपसेट होकर बैठ जाता है। वेल तो वही दूसरी तरफ बो योंग के अकाउंट में बस 10 मिलियन ही आते हैं, क्योंकि वही उसकी भी एक लिमिट थी, और इसलिए वो फिर इब्लिस से दूसरी विश में कहती है कि उसकी लिमिट 50 मिलियन हो जाए, और वो ऐसा ही कर देता है। योंग फिर बैंक आकर अपनी लिमिट भी बढ़ा देती है, जिससे कि सारा का सारा पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और अपने लिए योंग जैसा बैग ही ऑर्डर करती है। यहाँ पर योंग भी चिराग के पीछे लिखे हुए अरबिक को ट्रांसलेट कर लेती है, जहाँ पर उसे पता लग जाता है कि ये तो इब्लिस के कैद होने के बाद बना है। और बोयंग का मैनेजर भी यहाँ उसे बुलाकर पूछ रहा होता है कि योंग के सारे पैसे कि उसके अकाउंट में कैसे आ रहे हैं, तो वो तो साफ साफ इनकार कर देती है कि उसे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। और वही हम एक बच्चे को देखते हैं दोस्तों, जो कि एक आदमी के पास आकर सेब रखते हुए कहता है कि उसने बुक पढ़ ली है। नेक्स्ट सीन में फिर एल्साइल योंग को उसी जगह लेकर आता है जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी, जहाँ पर तभी हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर इब्लिस और एल्साइल बैठे हुए होते हैं कि तभी कुछ लोग वहाँ पर आकर बच्चों को किडनैप करके अपने देश में लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ उन पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं, जिसमें से फिर वो एक बच्चा जिसका नाम हुन था उसको उनका चारा बनाकर वहीं पर छोड़कर बचकर यहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें कि दोस्तों योंग का पिछला जन्म भी होता है, जिसमें कि वो एक बच्ची थी और वो चलते चलते एक चिराग पर गिरती है। इब्लिस उसमें से निकल कर आता है और वो उससे अपनी पहली विश में उनको बचाने के लिए कहती है, साथ ही उसे लंबी उम्र देने के लिए भी बोल देती है, और इब्लिस भी उसे बचा लेता है। और अपनी दूसरी विश में वो कहती है कि हमारे गाँव के बाकी बच्चों को किडनैप करके ना बेचा जाए, जिसके लिए फिर इब्लिस उस रास्ते को ही मिटा देता है जहाँ से वो लोग बच्चों को किडनैप करने के लिए आया करते थे, जिससे कि दोस्तों बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। जब ये बात एल्साइल योंग को बता रहा होता है, वो रोते हुए कहती है कि उसने ये तो नहीं मांगा था, वो तो बस हर हाल में अपने गांव के बच्चों की जान बचाना चाहती थी। वेल तो वो अपनी तीसरी विश में मांग रही थी कि उसने जो भी किया है ना, उसकी सजा उसे और इब्लिस दोनों को मिलनी चाहिए। ये बोलकर उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद से ही उसका चिराग रेत में धस जाता है। योंग ने यहाँ पर इब्लिस की उस इमेज को भी देख लिया होता है, वो जिससे कि साफ साफ पता चल रहा था कि वो गुस्सा नहीं है बल्कि उसे दुख हो रहा है, लेकिन आखिर किस बात का। वेल तो फिर उसके बाद योंग एल्साइल को एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहती है कि मैं मर रही थी और तुम वहां पर बैठे हुए देख रहे थे, जिससे कि वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे योंग यहाँ पर इब्लिस को बुलाकर उसकी पहली लव लाइफ के बारे में पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, और वो हामी भरता है, जिसके बाद ही उससे किस के बारे में पूछती है, जिसे सुनते ही वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लड़की फिर से उसे किस करने वाली है। यहाँ पर कांग अपने काम पर लेट लौटती है, जिसकी वजह से डायरेक्टर उसे जॉब छोड़ने के लिए बोल देते हैं और अपनी जॉब को छोड़ देती है। दूसरी तरफ योंग नशे में अपने फोन को लिए बैठा हुआ होता है, तभी फिर उसे अपने फोन पर चिराग दिखाई देता है और उसे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो उसे फिर विश मांग लेता है, बोल रहा होता है कि उसे एक ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे कि उसका चैनल वायरल हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे चैनल से याद आया, अगर आपको ये सीरीज थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो करना बनता है ना, क्योंकि ये सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे भी। सो इसलिए अगर आप लोगों को पसंद आ रही है ना तो कॉमेंट बॉक्स में नाइस स्टोरी जरूर लिखना।
सो बैक टू द स्टोरी। फिर उसी टाइम पर रिप्लेस उसे लाइव स्ट्रीम के साथ में जंगल में पहुंचा देता है, जहां पर उसे एक डेड बॉडी मिल जाती है। ये देखकर तो सभी लोग उसके चैनल से जुड़ने लग जाते हैं। डेड बॉडी मिलने के बाद सब लोगों को लग रहा होता है कि ये जरूर योंग नहीं किया होगा, क्योंकि वो एक साइकोपैथ जो थी। वेल तो फिर इस बात से नानी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि कोई भी योंग को सही नहीं समझता था, यानी कि सब के सब उसे साइकोपैथ समझते थे। जिसके बाद ही इब्लिस यहाँ से योंग को फिर एक ऊंची जगह पर लेकर जाता है और स्टार्स दिखाता है, ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। लेकिन भाई योंग तो उसे पागल बनाकर वहाँ से धक्का मार देती है। नेक्स्ट सीन में फिर सांगते यहाँ पर इब्लिस से अपनी दूसरी विश में उसे 20 साल पहले ले जाने के लिए बोलता है। जैसे ही फिर इब्लिस उसे 20 साल वाले पहले दिन में लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे रात में ही आना था कि उसी टाइम पर उसकी नजर छोटी योंग पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सांगते उसे जोरों से गाली देने लग जाता है कि वो एक साइकोपैथ है। ये देखकर तो इब्लिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो फिर उसे वहीं पर धो डालता है, काफी अच्छे से उसकी धुनाई करता है। रात के टाइम पर फिर 20 साल पहले वाला सांगते एक औरत को मार के उसके बाल कलर कर रहा होता है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम पर मिली वही वाली डेड बॉडी उसी लड़की की थी, जिसकी माँ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और तब भी उन्होंने यहाँ पर पुलिस को कुछ नहीं बताया था। सांगते भी यहाँ पर यही सब देखने के लिए 20 साल पहले आया था कि उस टाइम पर उसे किसी ने देखा तो नहीं था। सच जानकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है कि उसका क्राइम किसी ने नहीं देखा। वेल तो फिर इब्लिस उसकी विश आकर योंग को बता देता है, जिससे कि फिर योंग को भी पता लग जाता है कि सांगते एक सीरियल किलर है और हाल ही में उसी ने एक लड़की को मारा है। बोलती है कि उसकी तीसरी विश में वो उसे फंसा दे, और ये देखकर तो इब्लिस बोलने लग जाता है तुमसे तो भाई कोई भी नहीं जीत सकता। कि उसी टाइम पर योंग फिर एल्साइल की बात को याद करने लग जाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे हारने नहीं देगी। ये सुनते ही वो अकेला जाकर कहीं बैठ जाता है। उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम सादी था, जो कि एक काले धागे से लेकर इब्लिस को उसकी नींद में बांध जाता है, जिसे कि इब्लिस भी नहीं खोल पा रहा था, लेकिन योंग उसे फट से खोल दे दिया। जिसके बाद हम सादी और उस बच्चे को देखते हैं, जहाँ पर ये पता लगता है कि ये काम उस बच्चे का ही था और वो उस धागे की पावर को देखना चाहता था कि वो आज भी काम करती है या नहीं। दरअसल दोस्तों असल में वो बच्चा इब्लिस के चिराग का मालिक बनना चाहता था, और वहीं योंग को भी अपनी पास्ट लाइफ के कुछ फ्लैशबैक्स फिर से दिखने लग जाते हैं, जिसमें वो एक बच्चे जिसका नाम खालिद है उसके साथ में होती है। उसके बाद योंग वो धागा नानी के हाथ पर बांध देती है, जिसे कि नानी ने भी काफी ज्यादा आसानी से खोल लिया होता है। लेकिन जब योंग वो धागा इब्लिस को बांधती है और नानी से बोलती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती है, जिससे कि वो समझ आती है कि उसे सिर्फ वही खोल सकती है, कोई और नहीं। तो फिर रात के टाइम पर योंग सांगते को जाकर एक लड़की का बाल देती है, जो कि उसे उसकी हेडलाइट के पीछे से मिला था, और वो समझ आता है कि उसे मर्डर के बारे में पता लग गया है। वो उसे मारने के बारे में सोच रहा होता है कि उसी टाइम पर योंग उसे बोल देती है कि तुम्हें ठीक से मर्डर करना भी नहीं आता। तुम्हें तो मैं उसी टाइम पर मानती जब तुम अपने टाइम में जाकर सारे सबूत मिटा देते, और वो उसे काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर रही होती ताकि वो अपनी विश ऐसे ही खराब कर दे। यहाँ पर इब्लिस को सही से शादी के घर का सब कुछ पता लग जाता है। नेक्स्ट डे फिर इब्लिस योंग को दुबई चलने के लिए बोलता है दोस्तों, और वो भी अकेले। लेकिन योंग नानी और मिंजी को भी साथ में ले जाती है। दुबई में फिर इब्लिस योंग को एक सुराही पर घिसने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करते जिससे कि फिर बाहर जीनिया आ जाती हैं, जहाँ योंग को पता लगता है कि वो इब्लिस की एक्स हैं, जिससे कि वो तो उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर ही चली जाती है। वेल तो फिर जीनिया योंग को जाते हुए चुड़ैल भी कह रही होती है, यानी कि वो उसे थोड़ा जेलस हो रही थी। वेल तो फिर इब्लिस और जीनिया आपस में बात करती है, जहाँ पर इब्लिस उससे पूछता है कि क्या पास्ट में उसने योंग का फेस लेकर कभी उसके साथ में टाइम स्पेंड किया है, जिसके लिए जीनिया तो साफ साफ मना कर देती है। वेल तो फिर वो उसे शादी और उस धागे के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ वो बताती है कि शादी का एक इंसानी औरत से बेटा था, जो कि कालीन बनाया करता था, लेकिन फिर आधा चीनी और आधा इंसान होने की वजह से उसकी डेथ कम उम्र में ही हो गई थी। तुम उस लड़की से क्यों मिले जिसके लिए तुमने एक पूरा शहर ही बर्बाद कर दिया। ये बोलते ही जीनिया को याद आता है कि उसकी वो यादें पूरी तरह से मिट चुकी हैं। बल तो वो इब्लिस को वहाँ से भगा देती है। इब्लिस भी ये सब को सुनकर याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो खुद को
योंग के साथ में हंसते हुए अपने चिराग में देखता है और वही दूसरी तरफ फेल्साइल ज़हारा से मिलने के लिए चाहता है। उसे बोलता है कि इब्लिस चिराग से बाहर आ चुका है और वो तुमसे मिलने के लिए अगर आए तो अपना मुंह बंद रखना। यानी कि दोस्तों कुछ तो था जो ये लोग छुपा रहे थे। वेल तो फिर वापस आकर उसे यहाँ पर हीरम से ये पता लगता है कि उसने इब्लिस को जीनिया का पता दे दिया था और वो भी उससे पूछे बिना, जिससे कि फिर वो गुस्से में उसकी बोलने की शक्ति छीन लेता है। और वहीं दूसरी तरफ योंग और इब्लिस घूमते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इब्लिस को तलवार लग गई थी, लेकिन इब्लिस को नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आई। नेक्स्ट डे फिर योंग नानी को दूर से ही उसकी माँ दिखाती है, जिसे देखकर वो तो रोने लग जाती है। बल तो उसके बाद सभी लोग वापस लौट आते हैं जहाँ पर कांग अपनी आखिरी विश मांगती है कि इब्लिस अपनी पहली 2 विशेष के बारे में भूल जाए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ इब्लिस योंग को भी बता देता है। योंग फिर पूछती है कि आखिरकार कुछ हुआ क्यों नहीं, तो फिर इब्लिस बताता है कि अपनी तीसरी विश के बाद लोग विश और जीनी दोनों के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन जीनी को उनके बाद में सब याद रहता है। योंग फिर बोलती है कि ये तो गलत है, मैं तो तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। नेक्स्ट डे फिर योंग हाइकिंग के लिए जा रही होती है जहाँ पर उसका दोस्त आकर उससे उसकी तीसरी विश पूछता है। योंग जब कुछ भी नहीं बता रही होती है वो तो उसे धक्का ही दे देता है, लेकिन उसी टाइम पर इब्लिस सही टाइम पर आकर योंग को बचा लेता है और एकदम हीरोइक स्टाइल में। साथ ही वो उसके दोस्त को गुस्से में उठाकर एक चट्टान से दे मारता है, जिसके बाद इब्लिस ज़हरा के पास में जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि योंग की डेथ 8 साल पर नहीं बल्कि 28 साल में हुई थी। और तो और शादी का बेटा खालिद बहुत ज्यादा बीमार था, तब शादी उनसे मिला था वो, जो कि उसे देखते ही पहचान गया था कि वो तो अमर है और इसलिए उसने ज़हरा की मदद से खालिद और हुन की सोल की अदला बदली कर दी थी और अब खालिद यहाँ पर अमर हो गया है। लेकिन भाई उसकी सजा के तौर पर ज़हरा का पूरा बगीचा सूख गया है क्योंकि उसने एक गलत काम किया था और बस वहाँ पर एक ही फूल बचा है। वही दूसरी तरफ फेल्साइल नानी से मिलता है, साथ ही उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि आप जवान भले ही हो गई हो, लेकिन मौत आपके टाइम पर ही आएगी जब लिखी हुई है। इस बार जब आलू बुखारे के पेड़ पर जब पहला फूल खिलेगा तो वो आपका आखिरी दिन होगा। ये सुनते ही वो तो पूरी तरह से टूट जाती है और यहाँ पर योंग अपने बैंक से सारे के सारे पैसे कैश में निकलवा लेती है और जिसके बाद ही खालिद फिर योंग से मिलकर उसे अपनी अगली विश जल्द ही मांगने के लिए बोलता है ताकि वो जल्दी चिराग का मालिक बन सके। लेकिन योंग तो उसके फेस पर एक कट मार देती है जो कि हाल ही में भर जाता है। इब्लिस भी यहाँ पर शादी से मिलकर उसे समझा रहा होता है कि वो अपने बेटे को रोक ले वरना उसे वो जान से मार डालेगा। शादी भी फिर बोल देता है कि वो उसे रोकने की कोशिश जरूर करेगा। वेल तो वही कुछ लोग आकर योंग से पैसे मांगने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर जो थी, लेकिन जैसे ही फिर वो उन्हें पैसे नहीं देती है तो वो लोग उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं। इब्लिस को काफी गुस्सा आता है जो कि उन्हें बिना टिकट के ही हेल की यात्रा करवा देता है और वो साथ में योंग को भी ले जाता है। और वही योंग को चिराग में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि इब्लिस को आज तक कभी दिखा ही नहीं था, जो कि फिर उन्हें मार्कर से हाईलाइट भी कर देती है। और दोस्तों ये सब कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ था। वेल तो उसमें सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले शब्द हबीबी था, जिसके बारे में वो सब लोग इस्लाइल, इरम और सईद से पूछ रहे होते हैं। जहाँ पर इस्लाइल सईद तो कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन इरम जो कि झूठ नहीं बोल सकती थी वो तो अपनी जुबान ही काट लेती ताकि वो कुछ ना बोल सके। ये सब कुछ देखते ही योंग अपना सवाल चेंज करते हुए जीनिया और इब्लिस की किसके बारे में पूछते हैं, जिसके लिए इस्लाइल आगे आने लग जाता है, लेकिन इब्लिस को देखकर वो वहां से उड़कर चला जाता है। वेल तो उसके बाद सांगते यहाँ अपनी आखिरी विश मांगता है कि मुझे पास्ट में जाकर उस लड़की को फिर से मारकर सारे सबूत मिटाने हैं और इब्लिस योंग को ये सब कुछ बता रहा होता है। योंग उसे अपनी वही डायरी यानी कि वो बुक देते हुए कहती है जिसमें कि दोस्तों उन सभी 5 लोगों की विशेष के बारे में लिखा हुआ होता है जो कि उसने जीनी से पूरी करने के लिए कहा था। जिसके बाद फिर जीनी ऐसा ही करता है और वो समझ जाती है, जिसके बाद ही वो अपना बैट लेकर सांगते के पास में पहुंचकर उसे बहुत ज्यादा मारती है जिससे कि वो उस लड़की को मरने से बचा भी लेती है। साथ ही वो फिर सांगते को पुलिस के हवाले भी कर देती है। वेल तो सीन शिफ्ट होता है क्रेसेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर इब्लिस योंग को सीधा किस कर लेता है और उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो उन 20 सालों की यादों को जरूर ढूंढेगा जिसमें कि वो जिंदा थी। और फिर उसने उसके लिए चिराग में जो वर्ड सबसे ज्यादा लिखा था वो जो कि था हबीबी यानी कि मेरा प्यार।
फिर तो वहीं दूसरी तरफ यूट्यूबर योंग को दिखाया जाता है जो कि दाजिन को जीनी के बारे में सब कुछ बता देता है। दाजिन फिर उससे उसकी एक विश मांगती है ताकि वो अपने कैंसर पेशेंट यानी कि पापा को बचा सके, लेकिन योंग इसके लिए रेडी नहीं हो रहा होता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे नानी मरने से पहले योंग के लिए सब कुछ सही कर देती है और चिट भी लगा देती है ताकि योंग कंफ्यूज ना हो। और फिर वो आलू बुखारे के पेड़ को देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। योंग नानी के साथ में घूमने के लिए जाती है जहां वो दोनों साथ में काफी सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। उन्हें देखकर नानी फिर से रोने लग जाती है और उसके बाद योंग फिर से जीना के पास में पहुंच जाती है। वो फिर उसकी सुराही को बहुत ही ज्यादा घिसने लग जाती है, लेकिन वो तो बाहर ही नहीं आ रही होती है। जहाँ पर उसी टाइम पर कुछ गुंडे योंग के पीछे पड़े हुए होते हैं। वो भागते हुए डेड एंड तक पहुंचती है और फिर सभी उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जीन यहाँ आकर योंग को बचा लेती है। उसके बाद ही वो उसे अपने साथ में ही चिराग में ले आती है। वो उससे अपनी पास्ट के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पर गाइस उसे ये पता लगता है कि इब्लिस ने उसकी वजह से ही एक पूरे शहर को खत्म कर दिया था। साथ ही उसके पूछने पर यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि वो अभी भी बस उसके लिए ही लिखा करता था। और वहीं दूसरी तरफ दाजिन गुस्से में अपना यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर देती है। ये देखते ही फिर यूट्यूबर योंग यहाँ पर अपनी दूसरी विश मांगते हुए कहता है कि दाजिन को उसने जीनी के बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ पूरी तरह से भूल जाए। और यहाँ पर दोस्तों सेम ऐसा ही होता है। इब्लिश भी यहाँ पर योंग को आकर सीधा ही हक कर लेता है। उसे एक बच्चा बलून के साथ में उसी टाइम पर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे अपने पास्ट का सीन याद आने लग जाता है। जिसके बाद ये दोनों फिर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी जीनिया यहाँ पर उनके ऊपर बारिश कर देती है। तो इब्लिश फिर योंग को अपने साथ में एक जगह पर लेकर जाता है और कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है। जैसे ही ये लोग कपड़े चेंज करते हैं, योंग खाना खाकर इब्लिश से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें डांस आता है, क्योंकि यहाँ के लोग रेत की भवंडर को नाचता हुआ जीनी जो कहते थे। वेल तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। तो योंग फिर उसे डांस भी सिखा रही होती है। लिटरली दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक था। वेल तो वहीं दूसरी तरफ नानी की एक फ्रेंड को जवान नानी पर शक होने लग जाता है और वो सच को जानने के लिए रात में घुसकर उनका खाना खाने लग जाती है। और उसके टेस्ट से वो समझ आती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है कि उसी टाइम पर जवान नानी से यहाँ पर उनका झगड़ा हो जाता है और वो हाथापाई करने लग जाते हैं, जिसमें कि उसको नानी का बर्थ मार्क भी दिख जाता है। ये देखकर तो उन्हें पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अरे भाई ये तो नानी ही है। और फिर उन्होंने खुद को चेंज करने के लिए काला जादू तो जरूर किया होगा। खालिद भी फिर यहाँ पर नानी के फ्रेंड को मारने का प्लान बना रहा होता है, जिससे कि वो सबको नानी की सच्चाई ना बता दे, जिसके लिए वो उनके पास एक आदमी भी भेजता है। वेल तो वहीं योंग जो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है कि उसी टाइम पर रिप्लिस को पानी में हुन की परछाई दिखाई देती है, जो कि उसे सारी सच्चाई बताने लग जाता है और उससे अपने पास्ट का सीन भी याद आता है। और रिप्लिस सब कुछ मेमोराइज करने लग जाता है अपनी पास्ट लाइफ में। इब्लिस 20 साल बाद योंग से मिला था, जो कि उसे पहचान लेता है, लेकिन योंग उसे नहीं पहचान पाती। वो तो सीधा ही उसे इग्नोर मारकर अपने खजूर बेचने लग जाती। उसी टाइम पर रिप्लिस उसे खजूर के बदले सोने के सिक्के देता है। ये देखते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रात में अपने खजूर गरीबों में बांट देती है। नेक्स्ट डे फिर जब योंग एक ऊँट खरीदने के लिए जाती है, क्योंकि भाई उसे अपने देश में वापस जो जाना था, लेकिन एक आदमी उससे ऊँट के बहाने वो पैसे छीन के उसे मारने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम पर इब्लिस उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। ये देखकर तो योंग काफी ज्यादा डर जाती है। जैसे ही फिर इब्लिस उसे उसके पैसे वापस कर रहा होता है, वो ये देखकर वहां से भाग जाती है। रात के टाइम पर फिर इब्लिस योंग को आकर मनाने लग जाता है। साथ ही उसे बोलता है कि वो उसे उसके देश जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि उसे उसका रास्ता पता है। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर योंग खालिद को जाकर जड़ी बूटी देती है ताकि उसकी खांसी ठीक हो सके। फिर तो जैसे ही खालिद यहाँ पर रिब्लिस को देखता है, वो उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे पूरी तरह से जीनी बना दे, लेकिन फिर इब्लिस उसे मना करके वहां से चला जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो ये सब कुछ सुनते ही खालिद के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है और उसके बाद इब्लिस सेलसाइल का एक पंख तोड़कर अपनी चिराग की दीवारों पर योंग के लिए कुछ न कुछ लिखने लग जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा उसने हबीबी लिखा था दोस्तों। वेल तो फिर इब्लिस को उसका नया मालिक भी मिल जाता है और ये दोस्तों वही आदमी होता है जो कि उस दिन बच्चे को किडनैप करके लेकर जा रहा था। उसने योंग और जीनी को साथ में देख लिया होता है और वो उससे अपनी पहली विश मांगता है, जिसमें कि वो सबसे ज्यादा अमीर होना चाहता था। और इब्लिस फिर उसे सबसे ज्यादा अमीर भी बना देता है, लेकिन अमीर होने के बाद भी लोग उसे काफी ज्यादा गलत नजरों से देखते हैं, क्योंकि भाई उसके कर्म ही ऐसे थे। वेल तो ये सब कुछ देखकर वो अपनी
अपनी दूसरी विश में उन सभी लोगों की मौत मांग लेता है जो कि उसे गलत नजरों से देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही होता है। वेल तो नेक्स्ट डे वो आदमी योंग के पास पहुंचकर उससे कुछ मांगने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसे खजूर जो खिलाए थे। और ये देखकर योंग तो साफ साफ इनकार कर देती है कि वो तो बस अपनी हक की कमाई खाती है। और ये देखकर वो आदमी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रात के टाइम पर फिर योंग और इब्लिस अपने देश को निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो आदमी इब्लिस को सबके सामने बुलाकर अपनी आखिरी विश मांगता है कि उस लड़की को मेरा बना दो जिसको मैं पैसों से भी नहीं खरीद सकता। और जिससे कि फिर जीनी सेम ऐसा ही करता है, यानी कि उसकी लास्ट विश भी वो पूरी कर देता है कि उसी टाइम पर योंग वहां पर आ जाती है। ये देखकर वो उसके पास जाने लग जाता है कि यहाँ पर तभी वही बच्चा जिसके अंदर अब खालिद की सोल थी वो उसी धागे से इब्लिस के पैर बांध देता है जिससे कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है। और उसी टाइम पर खालिद सबको बोल देता है कि योंग इस शैतान से प्यार करती है। ये सुनते ही वो आदमी अपनी तलवार लेकर योंग के पेट में घुसा देता है और इब्लिस योंग के पास आता है जहाँ योंग उसे कह देती है कि वो उसे अगले जन्म में जरूर ढूंढ लेगी। जिसके बाद ही फिर इब्लिस सबके सामने कहने लग जाता है कि मैं उस आदमी की हर एक विश को पूरा करूंगा जो कि वो मांगेगा। बस उसे अपनी पहली विश में इस लड़की को बचाना होगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन फिर तभी एक आदमी आगे आकर अपनी पहली विश में मांगता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। और दोस्तों यहाँ पर सेम ऐसा ही होता है। ये देखकर तो वो आदमी और ज्यादा लालची होकर उससे अपनी दूसरी विश में सोना मांगता है और इब्लिस रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी आखिरी विश में योंग को बचा ले। लेकिन वो आदमी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है और अपनी लास्ट विश में कहता है कि यहाँ सोने की बारिश करवा दो। और फिर वहाँ सोने की बारिश भी होने लग जाती है। सब लोग सोना लूटने में लग जाते हैं और वहीं योंग की देखते ही देखते डेथ हो जाती है। और जिसके बाद ही फिर उसके हाथ से जो इब्लिस के पैर में मैजिकल धागा बना था ना वो टूट जाता है। कल तो उसके बाद ही फिर गुस्से में आकर इब्लिस उस आदमी की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार लेकर उसके सीने में ही घुसा देता है। और फिर वहां पर ऐसा तूफान आता है दोस्तों जिससे कि सारा का सारा शहर ही खत्म हो जाता है। वेल तो सीन शुरू होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी सोल ये सब कुछ बताने के लिए अब तक धरती पर ही थी, यानी कि यही उसका सोल पर्पस था। इब्लिस फिर उसे माफी मांगते हुए उसे स्वर्ग भेज देता है। वेल तो वही दूसरी तरफ नानी की दोस्त अपने घर पर हंगामा करने लग जाती है कि वो काला जादू करके जवान हो गई है, लेकिन नानी वो तो घर पर होती ही नहीं है। वो फिर मिंजी के साथ में दूर से ही सब कुछ देख रही होती है। नानी की दोस्त उन्हें ढूंढने के लिए खेतों में जाने लग जाती है, लेकिन तभी खालिद का आदमी उन्हें अपनी गाड़ी से उड़ा देता है जिससे कि वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर इब्लिस अपने पास्ट के बारे में योंग को सब कुछ बता रहा होता है, जहाँ योंग उसे कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपने प्रेजेंट पर फोकस करो। वेल तो फिर उसके बाद योंग वापस आकर मिंजी और नानी से मिलती है। साथ ही उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें चिराग में रहने के लिए बोल देती है, जिससे कि साफ साफ पता चल जाता है दोस्तों कि यहाँ पर इब्लिस और योंग तो कुछ ना कुछ तो जरूर करने वाले थे। और योंग अपना सारा का सारा कैश लेकर बोग योंग के पास जाकर उसकी आखिरी विश खरीद लेती है और पैसे देकर वो भी मान जाती है और अपनी आखिरी विश मांग लेती है, जिसके बारे में दोस्तों हमें आगे वीडियो में पता लगेगा। वेल तो वही दाजिन की मेमोरी इरेज होने के बाद उसे याद ही नहीं आ रहा होता है कि उसने अपने चैनल की आईडी में आखिर क्या पासवर्ड डाला था। और ये देखकर तो यूट्यूबर योंग को उसके डैड की याद आने लग जाती है और वो अपनी तीसरी विश में मांग लेता है कि उनका कैंसर खत्म हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही होता है, यानी कि ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था और यहाँ पर यूट्यूबर योंग को अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। ये सब कुछ देखकर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें पासवर्ड भी मिल गया था, जिससे कि उनका चैनल फिर से चलने लग जाता है। और चैनल से याद आया दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आती हैं। सो बैक टू द स्टोरी। वहीं दूसरी तरफ खालिद शादी को गाना गाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास गाना गाकर सबको सुलाने की सुपर पावर जो थी। सुपर पावर से याद आया दोस्तों, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको इन सारे कैरेक्टर्स में से किसकी सुपर पावर सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप किसकी सुपर पावर लेना चाहोगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
सो बैक टू द स्टोरी। खालिद यहाँ पर अपने कान फोड़ लेता है जिससे कि वो अपने डैड का गाना सुन के सो ना जाए। इब्लिश भी यहाँ पर शादी से मिलने के लिए आता है कि उसी टाइम पर वो लोग उसे उसी धागे से पकड़कर बांध देते हैं और ये करते ही खालिद शादी को यहाँ पर मार देता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ खालिद के लोग यहाँ योंग को पकड़ने लग जाते हैं। खालिद उससे उसकी तीसरी विश मांगने के लिए बोलता है, लेकिन उसी टाइम पर योंग उससे बोल देती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और फिर ये बोलती वो वहां से अचानक से गायब हो जाती। खालिद को लग रहा होता है कि शायद ये उसकी आखिरी विश थी, लेकिन दोस्तों ये तो वो योंग की आखिरी विश थी। और फिर ऐसा करते ही योंग सीधा ही इब्लिस के पास में पहुंच जाती है और उसे आजाद कर देती है। इब्लिस भी फिर उस धागे को अपनी तलवार पर बांधकर जहरा के पास में पहुंच जाता है और फूल काटने लगता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ ईरम भी इब्लिश का चिराग लाकर खालिद को पकड़ा देती है और ऐसा करने के लिए उसे इज़राइल नहीं कहा था। खालिद फिर मिंजी और नानी को पकड़ लेता है जहां पर सईद उसके सारे आदमियों से जबरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी खालिद मिंजी को शूट कर देता है। लेकिन नानी उसके आगे आ जाती है। नानी उस पौधे को याद करती है जहाँ पर आज सुबह ही उन्होंने इब्लिस की क्लिप लगाई थी, जिससे कि दोस्तों ऐसा लग रहा था कि वो उस पौधे का पहला फूल है। तो कि वो फिर समझ आती कि शायद आज ही उनका आखिरी दिन है। लड़ते लड़ते यहाँ पर सईद की भी डेथ हो जाती है एंड लिटरली दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। इज़राइल भी यहाँ पर इब्लिश को वो फूल काटने से रोक रहा होता है। दोनों में जमकर जबरदस्त फाइट होने लग जाती है, जहाँ पर फिर फाइनली आखिरी में इब्लिस इज़राइल का पंख ही काट देता है और इज़राइल सीधा नीचे गिर जाता है और इब्लिस फूल को काट देता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ खालिद योंग को ढूंढकर उसका गला दबाने लग जाता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है क्योंकि वो फूल जो कट चुका था। जहाँ पर एक लेडी होती है जो कि योंग को मारने के लिए सीधा ही आगे आ रही होती है, लेकिन तभी इब्लिस उसे दूर उठाकर फेंक देता है। जैसे ही योंग फिर बाहर आती है वो नानी को देखते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही थी। जी हाँ दोस्तों, नानी की डेथ हो चुकी थी और वो पूरी तरह से टूट जाती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। नेक्स्ट डे फिर जैसे ही भूख योंग के पैसे उसे देने के लिए आती है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन सोशल मीडिया से उसका बैग देखकर उसे मालूम चल गया था कि योंग का ही बैग है और पैसे भी उसके हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है और इसलिए वो उसके पैसे उसे लौटाने के लिए पहुंच जाती है और योंग ये सारे पैसे लेकर खेत में गाड़ देती है। और उसके बाद योंग फिर इब्लिस को बुलाती है, लेकिन उसके पास वो आता ही नहीं है, जिससे कि वो फिर दुबई जाती है और बहुत दिनों तक वो इब्लिस को बहुत सारी आवाजें लगाती है, उसे ढूंढती है और फिर फाइनली आखिर में वो उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर योंग अपनी आखिरी विश मांगती है, जिसमें कि वो कहती है कि जो लोग भी आज तक उसके करीब रहे हैं वो उन सभी के जज्बातों को फील करना चाहती है, यानी कि उन सब के इमोशंस को महसूस करना चाहती है और वो उसके गम खुशी सब कुछ फील करना चाहती है। जिसके बाद ही इब्लिस उसके सामने सर झुकाकर कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, हमेशा ही वो अपना ध्यान रखे। और ये बोलते ही वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद से योंग को सब कुछ महसूस होने लग जाता है और फिर फाइनली आखिर में अपनी नानी को वो याद करते हुए जोरों से रोने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर इज़राइल अपनी बात के मुताबिक इब्लिस का गला काट देता है और वहीं दूसरी तरफ ईरम योंग से आकर माफी मांगकर कहती है कि ये सब कुछ उसके ज्यादा जानने की वजह से ही हुआ है। और साथ ही वो फिर यहाँ पर उसे इब्लिस की यादें भी लौटा देती हैं, जिसमें उसे पता लगता है कि इब्लिस की डेथ हो चुकी है। वो जोरों से रोने लग जाती है और यहाँ पर उसकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर मिंची को कोरिया एम्बेसी से योंग के डेथ की खबर मिल जाती है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, पूरी तरह से टूट जाती है और उसके बाद योंग का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर सभी लोग उसके लिए बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे फिर जब मिंजी योंग के मेमोरियल प्लेस पर जाकर उसे याद कर रही होती, उसी टाइम पर एक पॉट को वो टच करती है, जिससे कि दोस्तों जीनी बाहर निकल कर आती है। उसे देखकर मिंजी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि योंग ही थी, जो कि अब जीनिया बन गई थी और वो उससे विश मांगने के लिए बोलती है, जहाँ पर मिंजी अपनी पहली विश में मांगती है कि वो हर वेडनेसडे साथ में लंच करने के लिए जाएंगे और दूसरी विश में मांगती है कि जो बच्चे उसके क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाते हैं वो उन्हें वहां पर पहुंचाए। कल तो फिर अभी के लिए वो 2 ही विश मांगती है। उसके बाद योंग मार्केट में घूम रही होती है और फिर से वो अपने गैराज में काम करने लग जाती है। लेकिन यहाँ सब लोग उसे भूल चुके होते हैं और नेक्स्ट डे फिर मिंजी अपनी तीसरी विश भी मांग लेती है, जिसमें वो कहती है कि योंग को उसका
सच्चा प्यार मिल जाए और वो हमेशा खुश रहे। और दोस्तों यहाँ पर सेम ऐसा ही होता है, मिंजू तो सब कुछ भूल जाती है क्योंकि जैसा ही मैंने आपको पहले बताया है कि थर्ड विश के बाद विश मांगने वाला जिनी और अपनी तीनों विशेष के बारे में भूल जाता है। वेल तो फिर उसके बाद योंग उन्हीं पेड़ों के नीचे खड़े होकर बियर पीते हुए वो यहाँ पर रिबलिश को याद कर रही होती है और देखते ही देखते वहां पर रिबलिश आकर सीधा ही उसे किस कर लेता है और ये देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेल तो नेक्स्ट डे फिर रिबलिश उसे पैसे कमाने के लिए बोलता है कि तभी योंग यहाँ पर आकर अपने ही गाड़े हुए पैसे निकालती है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे इब्लिश यहाँ पर स्लाइल को हाई बोलने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि जब नानी मरी थी तो उस टाइम पर स्लाइल ने उन्हें हेवन जाने के लिए कहा था, जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा जिद की कि अब जब तक इब्लिस को वो लोग जिंदा नहीं कर देते तो वो हेवन नहीं जाएंगी, जिसके बाद से ही फिर से इब्लिस इस दुनिया में आ गया। वेल तो स्टोरी के एंड में मिंजी दुबई की उसी जगह पर खड़ी होकर रेत का भवंडर देख रही होती है दोस्तों, जहां पर योंग और इब्लिस डांस कर रहे होते हैं कि उसी टाइम पर उनकी बॉडी चमकती है, यानी कि उनके मालिक उन्हें बुलाने लग जाते हैं। दोनों फिर अपने मालिक के पास चले जाते हैं और इसी के साथ इस खूबसूरत से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जो कि दोस्तों मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको भी पसंद आया हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में नाइस स्टोरी जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही आपको हमारे ड्रामा में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा हैंडसम स्मार्ट लगा, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना, वरना नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस